नमस्कार, मैं शशांक तिवारी। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके लिए लेकर आया हूं वायुमंडल की परतें, या इसको हम लोग बोलते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एक बड़ा आसान सा टॉपिक है। जनरली होता क्या है, जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल पहली बात होता क्या, एटमॉस्फेयर है क्या? एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ लाइट गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर क्या है? लाइट गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का, वाटर वेपर का क्या है? एक मिश्रण है। तो एटमॉस्फेयर कोई एक इकाई नहीं है। एटमॉस्फेयर क्या है? पूरा एक मिक्सचर ऑफ क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स, धूल के कण और हल्की गैसेस, जिसमें कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो जनरली वायुमंडल में एक आप मान सकते हैं एक बैलून टाइप का एरिया बना होता है, जो धरातल से ऊंचाई की ओर जाता है, जिसको कि कई परतों में तोड़ा गया। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर धरातल से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो लगभग ये 10,000 किलोमीटर तक के क्षेत्र तक है वायुमंडल, लेकिन उनमें से लगभग पूरे वायुमंडल का 99% जो भाग है वो केवल इस क्षेत्र में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। तो कि मेन जो पार्ट है वो यही है। तो क्षोभ मंडल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जनरली अगर हम लोग लेयर्स देखें तो एक बार को लेयर्स ही देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी लेयर आती है? ट्रोपोस्फियर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर। इसके दो पार्ट होते हैं। उसके ऊपर आती है आपकी मेसोस्फियर, और उसके ऊपर थर्मोस्फियर, या इसी को बोलेंगे आयनोस्फियर, आयन मंडल। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सोस्फियर आती है। लेकिन एक्सोस्फियर का कोई मतलब नहीं बनता। एक्सोस्फियर क्या? अंतरिक्ष है। तो अंतरिक्ष का मतलब तो हमें बनते नहीं है, वो तो हम लोग स्पेस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मेन जो हमें ये परतें पढ़नी है, ये मेन परतें हैं। तो इनमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्रोपोस्फियर से। लेकिन एक बार फिर से जरा हम रिवीजन करते हैं। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं। मतलब वायुमंडल कोई एक इकाई नहीं है, एक जैसे हवा है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एयर एंड एटमॉस्फेयर के चैप्टर में मैंने आपको डिफाइन किया था कि एटमॉस्फेयर कोई एक इकाई नहीं है, लेकिन वायुमंडल एक इकाई है। एटमॉस्फेयर का भार हमें फिजिक्स में अगर देखा जाए तो जनरली एटमॉस्फेयर का भार हमें फील नहीं होता, लेकिन हवा का भार हमें फील होता है ना? तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हवा में भार होता है। एटमॉस्फेयर मिक्सचर है, तो आप उसको एक इकाई की तरह भार के रूप में नहीं डिफाइन कर सकते। उसके बाद यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अवरोधक बनता है। मतलब जनरली जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है या यूवी रेज के जो जनरली सनरेज के जो गंदे पार्ट हैं, वो आने से, ये हमारी धरातल तक आने से रोकता है, और बाकी के हमें कई प्रकार की पर्यावरणीय सहायता करता है। इस प्रकार यह ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हाउस, यानी कि वही एक बैलून के समान की भांति कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है, मतलब एवरेज में। यही तापमान पृथ्वी के जीव मंडल के विकास का क्या है? आधार है। तो ये अगर लेयर्स नहीं होंगी तो क्या होगा? लेयर्स नहीं होंगी तो फिर जनरली जो जीव मंडल है उसका पृथ्वी पर एग्जिस्ट होना क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से असंभव हो जाएगा। अगर यही लेयर्स मंगल पे पाई जाएंगी, यही लेयर्स अदर प्लैनेट्स पे पाई जाएंगी, तो वहां पर भी जीवन संभव हो जाएगा, लेकिन वहां पर ऐसी लेयर्स नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायुमंडल की संरचना। एक बार और जरा हम इस फिगर को देख लेते हैं। क्या है ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो आप इसको देख रहे होगे, जैसे सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, दैट इज नोन एज क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल क्या है? सबसे निचली परत है, और एक साइड इक्वेटर रख दो, आप ऐसे एक लाइन बना सकते हो। तो एक साइड इक्वेटर का पार्ट हो गया, और एक साइड ध्रुव का पार्ट हो गया, मतलब कि पोल्स हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो जनरली इसका जो पार्ट है, तो ट्रोपोस्फियर जो है, ट्रोपोस्फियर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पैराशूट उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका रेन हो रही है, कुछ बादल भी बन रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बना सकते हैं तो हम बना देते हैं, जैसे चिंगारी निकल रही है, ये चिंगारी क्रिएट हो रही है। तो जितनी भी वायुमंडलीय जो बवाल होते हैं, जितने भी इवन जेट स्ट्रीम जो होते हैं, हवा की जो तेज जो स्पीड होती है, वो भी सब ट्रोपोस्फियर में ही पाई जाती है। ये बारिश हो रही है यानी कि वायुमंडलीय काम हो रहा है, पैराशूट उड़ रहा है यानी कि यहाँ ऑक्सीजन है इसीलिए उड़ रहा होगा, बिना ऑक्सीजन के तो उड़ेगा नहीं। अब पैराशूट में कोई पैराग्लाइडिंग करता है कि ऑक्सीजन मास्क लगा के करता है? ऐसा थोड़ी ना होता है। इवन आपको पता होगा 10,000 फीट से जो लोग कूदते हैं तो क्या वो ऑक्सीजन मास्क लगा के कूदते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। तो जनरली अगर ट्रोपोस्फियर की लेयर्स में कूदा है वो बंदा, तो उसे ऑक्सीजन मास्क की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद जितने भी, वही मैंने आपको बताया, जितनी भी मौसमी जो भी परिवर्तन है, वेदर के जो परिवर्तन होते हैं, वो सब किस लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फियर में। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, अपर जो ट्रोपोस्फियर के ऊपर की लेयर है स्ट्रेटोस्फियर।
स्ट्रेटोस्फीयर के दो पार्ट हैं, आप देख रहे होगे इसके अपर पार्ट में ओजोन आपको दिख रही होगी। ओजोन क्या है? ओजोन लेयर सूर्य की जितनी भी हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें हैं उनको क्या करता है? इनको एब्जॉर्ब करता है। तो ओजोन की लेयर जब पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करती है तो ओजोन का टेम्परेचर बढ़ता है और वो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर और ओजोन के नीचे का जो इलाका है स्ट्रेटोस्फीयर का, वहां पर तापमान बढ़ने से क्या करता है? रोकता है। तो जनरली यहां पर तापमान -50 to -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है, डिग्री सेल्सियस रहता है। और यहां पर आप देख रहे हो जेट विमान उड़ रहे हैं। जनरली विमानों को अब कभी अगर आपने विमान यात्रा की होगी या एरोप्लेन में आप बैठे होगे तो आपने देखा होगा कभी कभी जो एयर हॉस्टेस होती हैं सुंदर सुंदर, वो लोग एकदम से अनाउंसमेंट करते हैं कि अब प्लेन वाइब्रेट करेगा। एक्चुअल में वो वाइब्रेशन क्या है? जो मौसम संबंधी जितने भी एकदम से परिवर्तन होने लगते हैं तो जो वाइब्रेशन आते हैं वो जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, उन तरंगों की वजह से प्लेन को भी स्टेबल होने में दिक्कत आती है। तो वो जनरली हमेशा कोई भी पायलट चाहेगा कि एक नॉर्मल वे में हम चलते रहें, हमारे प्लेन को ज्यादा डिविएशन ना मिले, हमारे प्लेन को ज्यादा दिक्कतें ना आए, इसलिए वो स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर जो अपर लेयर, जो लोअर लेयर है, उस लेयर में प्लेन उड़ाना पसंद करते हैं। लेकिन उसके लिए टेक ऑफ तो आपको ट्रोपोस्फीयर से ही करना पड़ेगा। तो ट्रोपोस्फीयर की लेयर में रहते रहते टेक ऑफ के दौरान या लैंडिंग के दौरान ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें भी स्टेबल होने में टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही पैराशूट भी होते हैं। पैराशूट और एरोप्लेन और चिड़िया और पक्षियों की एक ही कहानी है। जैसे पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, वैसे प्लेन का भी वही सिस्टम है, वही पैराशूट का है। पैराशूट में ऐसे एयर सैक बनाए जाते हैं जिसकी वजह से उसमें उतनी ही वॉल्यूम की हवा भर जाती है जितना उस मनुष्य का वेट होता है, और इस हिसाब से पैराशूट आपको हवा से एज दी वेलोसिटी इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, हमेशा पढ़ा होगा आपने। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो होगा क्या कि वेलोसिटी जब आप बढ़ाते हो, यानी कि पैराशूट को अगर आप बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा, पीछे हवा भरेगी तो वो ऊपर को उठ जाएगा और आपको ऊपर से टेक ऑफ कर लेगा। बिल्कुल ये कहानी इसमें भी है। तभी यही कारण है कि प्लेन रनवे पे चलते हैं, रनवे पे दौड़ते हैं, तभी तो प्रेशर जब कम होता है तो वो हवा में आते हैं। एकदम से क्यों नहीं भगिया के खड़ा हो जाता है? ऐसा तो होता नहीं है। तो वैसे ये जेट प्लेन्स का इलाका है स्ट्रेटोस्फीयर का, अपर इलाका ओजोन का है। इसके बाद आता है आपका मीजोस्फीयर, जो स्ट्रेटोस्फीयर यानी ओजोन के ऊपर का इलाका है, इसको मीजोस्फीयर कहते हैं। मीजोस्फीयर में धूल के कुछ कण टाइप पाए जाते हैं और कुछ गैसेस भी हैं। जनरली मीजोस्फीयर, देखिए ट्रोपोस्फीयर में ऊपर हम जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है, स्ट्रेटोस्फीयर में एक हद तक टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है और फिर स्टेबल रहेगा। उसके ऊपर जाएंगे तो ओजोन की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। मेसोस्फीयर में रहेंगे तो यहाँ धूल के कुछ कण दिखाई देते हैं जो कि सनरेज जब पड़ती हैं तो वो धूमकेतु टाइप या पुच्छल तारा टाइप या टेल स्टार की तरह हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर भी मेसोस्फीयर में भी जब आप ऊपर को जाएंगे तो टेम्परेचर एकदम से घटना शुरू होता है, जो कि -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं आयनोस्फीयर में या थर्मोस्फीयर का जो पार्ट है। आपने देखा होगा यहाँ पर सैटेलाइट बनी है और मैंने बोला इसको क्या, इसको आयन मंडल भी कहते हैं, ये आयनोस्फीयर में भी आता है। तो आयन मंडल में क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस की पूरी एक परत होती है, ये जो जिसको कर्मन लाइन बोलते हैं। ये कर्मन लाइन क्या करती है, जनरली जितनी भी रेडियो वेव्स होती हैं वो रेडियो वेव्स जो क्रिएट हो रही हैं यहाँ पर, वो रेडियो वेव्स, वेव को क्या चाहिए, उसको चाहिए एक माध्यम, उसको चाहिए एक माध्यम। तो वो माध्यम में क्या करेगा कि रेडियो वेव्स जब यहां से क्रिएट होती हैं और जब ये आयन मंडल तक जाती हैं तो आयन मंडल में जो कर्मन लाइन है, कर्मन लाइन से टकरा के वो फिर नीचे आती हैं। वो ऊपर नीचे तब तक होती रहती हैं जब तक कि क्या होगा, जब तक कि उन्हें कोई माध्यम नहीं मिल जाता। अगर हम यहाँ कोई सैटेलाइट लगा देते हैं आयन मंडल में तो सिंपल सी बात है, वहां माध्यम मिल गया, रेडियो वेव्स जैसे ही सैटेलाइट से क्या हुई, टकराई, हमें तुरंत किसी की लोकेशन पता चल गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने जीपीएस का सिस्टम देखा होगा, वो भी इसी आधार पर चलता है। तो इस मंडल में आयनोस्फीयर में क्या लगाई जाती हैं, सैटेलाइट्स लगाई जाती हैं जो कि रेडियो वेव्स को कैच करती हैं। और यही कारण है कि आप फोन वगैरह जो यूज करते हैं तो जनरली हम लोग फोन करते हैं, फिर वो वेव्स क्रिएट होती हैं, वो वेव्स सैटेलाइट तक जाती हैं, सैटेलाइट उनको कैच करता है और फिर आप बोलते हैं हेलो तो उधर से आवाज आती है हेलो, है ना। तो जनरली ये सैटेलाइट का जो कार्य है वो कौन से मंडल में है, आयनोस्फीयर। और सबसे अपर लेयर जो है, यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, ये जेट विमान नहीं है, ये क्या है, रॉकेट है, ठीक। तो रॉकेट प्रोपल्शन होता तो इसी से है, लेकिन वो पैराबोलिक पाथ में जाकर फिर वो क्या होता है, एक्सोस्फीयर की लाइन को पकड़ लेता है और एक्सोबेस के बाद वो एक्सोस्फीयर की लाइन को पकड़ने के बाद ये जो रॉकेट होते हैं या रॉकेट प्रोपल्शन जब होता है तो रॉकेट में एक इंजन होता है, एक ईंधन प्रणाली होती है, उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। कभी नाम सुना होगा आपने,
क्रायोजेनिक्स में ईंधन जो होता है 3 पार्ट में होता है। जब कभी भी रॉकेट प्रोपल्शन होता है या रॉकेट प्रक्षेपण होता है, मैंने आपको शायद बताया भी था, रॉकेट प्रक्षेपण जब होता है तो वो जो जहां से वो रॉकेट छोड़ा जाता है वहां बड़ा धुआं दिखाई देता है ना, वो धुआं नहीं होता है, वो भाप होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो एनर्जी काम करती है वो लिक्विड एनर्जी काम करती है, वो वाटर वेपर होता है शुरुआत में, क्योंकि अगर इतना धुआं होगा तो पूरा पर्यावरण एक ही रॉकेट से गंदा हो जाएगा, तो फिर तो आंध्र प्रदेश बचेगा ही नहीं, विशाखापट्टनम बचेगा ही नहीं। तो यही कारण है कि सबसे पहले लिक्विड एनर्जी काम करती है, वेपर एनर्जी काम करेगी रॉकेट की, फिर उसके बाद गैसेस काम करती है, और जब ये रॉकेट एग्जोस्फीयर के इलाके में आता है तब यहाँ पर सॉलिड एनर्जी काम करती है। तो ये क्रायोजेनिक्स इंजन जो था ये हम लोग नहीं बना पाते थे, और कई बार इंडिया ने कोशिश भी करी, लेकिन 2012 के बाद से अब्दुल कलाम जी का नाम ले लीजिए या भारत के अच्छे अच्छे साइंटिस्ट का नाम ले लीजिए, उन लोगों की मदद से और रशियन गवर्नमेंट की मदद से हम लोगों ने क्रायोजेनिक्स बनाना शुरू कर दिया। खास बात यह है कि इंडिया और रशिया के बीच एक बहुत बड़ी डील है कि इंडिया कभी भी क्रायोजेनिक्स का प्रयोग रॉकेट में हॉरिजॉन्टली नहीं करेगा, क्योंकि अगर यही रॉकेट जब वर्टिकली चलता है तो सोचिए अंतरिक्ष तक जाता है। अगर इसी रॉकेट को हम हॉरिजॉन्टली चला दें और पाकिस्तान तो छोड़िए, हम सीधा अमेरिका की ओर छोड़ दें, तो पूरा अमेरिका क्या, अमेरिका की पुश्ती जितनी भी है ना वो सब भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस क्रायोजेनिक्स इंजन में जो कि रॉकेट में यूज होता है, जो कि सॉलिड एनर्जी काम करती है एग्जोस्फीयर में, आपको मैं बता दूं कि लिक्विड एनर्जी यानी वेपर एनर्जी और गैसेस एनर्जी को छोड़ दीजिए, केवल इसी सॉलिड एनर्जी का हम यूज कर लेना तो हम शायद पश्चिमी देशों में सारे नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका दोनों को उड़ा देंगे एक ही रॉकेट से। तो वही चीजें हैं, इसमें एनर्जी बहुत होती है। तो एग्जोस्फीयर का जो इलाका है जनरली यहाँ पर हल्की गैसेस होती हैं, हल्की और गर्म गैसेस पाई जाती हैं, हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसेस होती हैं। तो ये एग्जोस्फीयर ये अनंत है, मतलब ऊपर जाकर तो पूरा अंतरिक्ष का पार्ट है, तो इसके बारे में आज तक कोई खास जान नहीं पाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। मैंने ओरली आपको ऐसे ही बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। ट्रोपोस्फियर, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं, जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं, जेट स्ट्रीम होती हैं, वो सब इसी में पाए जाते हैं। हवा का चलना, आंधी आना, तूफान आना, भूकंप आना, बवाल होना, बारिश होना, चिंगारी मतलब बिजली कड़कना, पैराशूट का उड़ना, ये सब किस में होता है, ट्रोपोस्फियर में। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल होता है। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर का अपर पार्ट जो है वो ओजोन है। ओजोन क्या करता है, ये पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। तो ओजोन यानी कि स्ट्रेटोस्फियर का अपर पार्ट गर्म होता जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फियर का जो लोअर पार्ट है वो गर्म नहीं हो पाता, और यहाँ टेम्परेचर हमेशा से स्टेबल रहता है, मतलब जैसा है वैसे ही रहता है। यहाँ कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जेट प्लेन्स को उड़ने में बड़ा आसानी होती है, किसी प्रकार की वेव से उनको वाइब्रेट नहीं करना पड़ता। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर की लेयर आती है, ये ओजोन थी, मैंने आपको बता दिया। यहां से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, यहां से ऊपर जाएंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, यहां से फिर इसके ऊपर जाएंगे तो ओजोन में ये टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, फिर ये जाएंगे तो ये फिर घटेगा, और फिर एक्सोस्फीयर जाएंगे तो फिर टेम्परेचर एकदम से बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर हल्की गैसेस होती हैं, हल्की गैसेस हमेशा जो गर्म होती हैं गैसेस वो हल्की होती हैं। तो ये हो गया आपका क्या, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के बारे में मैंने बता दिया। एक बार हम लोग दोबारा से जरा अपना थ्योरी में पार्ट में पढ़ लेते हैं। हाँ, एक बार और देख सकते हैं आप, ये देखिए एक फिगर बना हुआ है ये। तो जनरली जितना भी आपको ये जो दिख रहा है, ये लाइनिंग दिख रही है, ये आपका 8 किलोमीटर पोल्स है और ये 18 किलोमीटर इक्वेटर का इलाका है। तो ये नीचे वाला पार्ट क्या है, ये क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल में आप देख रहे हैं जितना भी बिजली है और वर्षा है, मेघ है, हवा है, आंधी है, वो सब किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। उसके बाद आता है आपका कौन सा मंडल, संताप मंडल। तो जनरली जो जेट यान्स होते हैं, जो गुब्बारे होते हैं, ये गैसेस गुब्बारे की बात कर रहे हैं, ये पैराशूट की बात नहीं कर रहे। पैराशूट तो इसी में उड़ेगा, क्योंकि जनरली उसको ऐसे तो उड़ाने को तो आदमी अंतरिक्ष से भी कूद जाता है, लेकिन वो फ्री फॉल कूदता है। फिर बाद में जब वो इस लेयर में आता है, तो इस लेयर में आने के बाद क्या होता है, इस लेयर में आने के बाद अल्टीमीटर होता है, जो अल्टीमीटर बताता है कि आप किस लेयर में आ रहे हैं। तो अल्टीमीटर से हाइट पता चलती है और मंडल पता चलता है। तो जब क्षोभ मंडल में आते हैं तभी पैराशूट खोला जाता है, यहाँ पैराशूट नहीं खोले जाते। यहाँ खोलेंगे तो वो भाग से ऊपर की ओर उठा लेगा। तो समताप मंडल हो गया ये। समताप मंडल का जो अपर पार्ट है ये आपका हो गया क्या, ये ओजोन हो गया। फिर ऊपर का जो ये आता है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर का पार्ट, ये आयनोस्फीयर है, जहां पर उल्का पाए जाते हैं और रेडियो तरंगे एक्सेप्ट की जाती हैं। जनरली सैटेलाइट्स यहीं पे लगाए जाते हैं। और जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा में लगते हैं, वो किस में लगते हैं, वो एक्सोस्फीयर में लगते हैं। ठीक है, एक बार थ्योरी को हम रिवाइज कर लेते हैं।
ट्रोपोस्फियर ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, क्योंकि ध्रुव पर एटमॉस्फेयर उतना ज्यादा नहीं होता है पोल्स पे, क्योंकि पोल्स का इलाका ठंडा है। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, जैसा कि अभी इधर फिगर में दिखाया गया था। ये इक्वेटर का पार्ट है, ये इक्वेटर है, और ये क्या है, ये पोल्स है। तो जितना भी हाइट बढ़ रही है यहाँ पोल से बढ़ रही है और यहाँ पर इक्वेटर से बढ़ रही है, ठीक है। चलिए, ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में प्रति 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि ये ट्रोपोस्फियर है। मैंने बताया था आपको, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। प्रत्येक किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में औसतन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती रहती है, ठीक है। ऐसे ही सामान्य तापपतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट इसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो वायुमंडल में होने वाली जितनी भी समस्त मौसमी गतिविधियां हैं, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि मौसमी परिवर्तन जो हो रहे हैं वो सब क्षोभ मंडल में ही होते हैं, और क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक जो तीव्र गति की हवाएं हैं, क्षोभ सीमा का मतलब हो गया ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज का मतलब हो गया क्षोभ मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच की लेयर, ठीक है, वो बॉर्डर लाइन। तो वहां पर जेट स्ट्रीम्स चलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर आ जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम क्या, स्ट्रेटोस्फीयर। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, क्यों होगा, क्योंकि ऊपर ओजोन है इसलिए। परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद क्या होगा, तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। वो क्यों होता है, ओजोन की वजह से होता है, क्योंकि ओजोन एक्सेप्ट द पराबैंगनी क्या किरणें। तो ऐसा ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि पराबैंगनी किरणों को, देखिए जो मैं बोल रहा हूं वो यहां पर लिखा हुआ है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर तापमान बढ़ा देता है। यह मंडल मौसमी हलचलों से मुक्त है, जैसा मैंने आपको बताया, इसीलिए यहां पर प्लेन्स उड़ाना ज्यादा सुविधाजनक होता है। इसलिए वायुयान चालक यहां विमान उड़ाना पसंद करते हैं। पसंद क्या करते हैं, मतलब वहीं उड़ाया जाता है। मेसोस्फीयर या मध्यमंडल, ये क्या है, ये स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन लेयर के बाद आता है, और इस मंडल की यानी कि स्ट्रेटोपॉज के बाद आएगा। इस मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होती है, यानी 50 किलोमीटर का जो रेंज हो गया वो पोल्स की तरफ हो गया, और 80 किलोमीटर का जो रेंज हो गया वो इक्वेटर की तरफ हो गया। इसमें तापमान में एकाएक गिरावट आती है, ठीक। मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 150 डिग्री -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान होता है। समझ में आया, ये हो गया आपका मेसोस्फीयर। नेक्स्ट आते हैं हम क्या, आयनोस्फीयर, यानी कि इसी को बोलते हैं आयन मंडल। आयनोस्फीयर का नाम ही रखा गया है किसके आधार पर, आयन के आधार पर। इस लेयर में क्या होता है, इस लेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस पाए जाते हैं। उनकी एक परत होती है जिसकी वजह से रेडियो वेव्स आगे पीछे नहीं जा पाती, वो धरातल से वहां तक टकराती रहती हैं। दैट मीन्स कि उनको मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, तो माध्यम के लिए सैटेलाइट वहां पर काम करती है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के मध्य है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की, वही विद्युत आवेशित मतलब क्या, जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस की अधिकता होती है, एवं ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। वायुमंडल की इसी परत से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो वेव्स तरंगे, यानी कि रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। आयन मंडल कई परतों में बटा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये ध्यान रखिएगा, आयन मंडल के 4 परतें होती हैं, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। तो ये जनरली कहाँ शुरुआत की जो लेयर्स होती हैं डी और ई, वहां पर इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस कम होते हैं, तो रेडियो वेव्स वहां से क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन ई, एफ और जी लेयर से वो क्रॉस नहीं हो पाती हैं, उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकती। नेक्स्ट आता है आपका क्या, एक्सोस्फीयर, दैट इज नोन एज बहिर्मंडल। इसकी ऊंचाई 640 से 1000 किलोमीटर के मध्य है, या उससे ऊपर मान लीजिए। इसमें भी विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है, और यहां क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम की अलग अलग परतें होती हैं, जिनमें कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कम है, हाइड्रोजन हीलियम की ज्यादा है। मतलब जितना अपर लेवल पे जाएंगे हाइड्रोजन और हीलियम की जो परत होगी वो ज्यादा पाई जाएगी। इस मंडल में 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है, यानी कि वो एक्सोस्फीयर, अंतरिक्ष मंडल बोलते हैं इसको। और अंततः 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यह क्रमशः अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एक्सोस्फीयर। तो ये हो गया आपके पार्ट्स, किसके, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर।